नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। बड़ी खबर में आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में हो रहे 2 सीटों पर उपचुनाव की। वहां प्रचार थम गया है और 30 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उसके बीच में भी बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर चुनाव में धांधली करवाने का आरोप लगाया है कुछ अफसरों के जरिए। इसको लेकर के बड़ी खबर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर मुंबई ड्रग्स केस से। समीर वानखेड़े ने राज्य सरकार की तरफ से बनाई जा रही एसआईटी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब एनसीबी के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आरोपों की जांच कर रहे हैं तो समांतर जांच की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। इस मामले में समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि फिलहाल समीर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए। साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है, अगर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से समीर वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाना है तो इसके 3 दिन पहले समीर को नोटिस दे दिया जाए। बिना नोटिस के पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आर्यन खान समेत 2 लोगों को, जिनको एनसीबी ने आरोपी बनाया था ड्रग्स केस मामले में, उनको गिरफ्तार किया गया था एक क्रूज पर चल रही पार्टी में, जिनमें उनके पास से कथित तौर पर ऐसा कहा गया था कि उनके पास से ड्रग्स मिली है, जिसके लिए उनको एनसीबी ने कस्टडी में लिया था। कई दिनों से, तकरीबन 20 दिनों से इस चीज की जद्दोजहद चल रही थी कि उनको बेल मिल जाए, लेकिन लगातार तारीखें बदलती जा रही थी। आज उनको बेल मिल गई है। कोर्ट की तरफ से भी हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया है ये बेल किन शर्तों पर दी गई है, किन आधारों पर दी गई है, इसकी कॉपी अभी आनी बाकी है। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल चल रहा था कि आर्यन खान समेत 2 लोगों को बेल मिलेगी या नहीं, उस पर अब विराम लग गया है। आर्यन खान समेत 2 लोगों को कोर्ट की तरफ से बेल मिल गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष के लिए 2 याचिकाकर्ताओं की नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और 1 हफ्ते के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश एनटीए को दिया था। दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि परीक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट मिश्रित हो गई थी, जिसके कारण उनसे परीक्षाएं दोबारा ली जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केवल 2 छात्रों की वजह से 16 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम नहीं रोके जा सकते हैं। इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल की 930 करोड़ रुपए की रिफंड की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के दौरान भुगतान किए गए 930 करोड़ रुपए के अतिरिक्त जीएसटी और को सुधारने और रिफंड करने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून केवल फॉर्म जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 के प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों और चूक को सुधार करने की अनुमति देता है, लेकिन एक खास तरीके से। यह मामला काफी पुराना है और इसको देर में सही करने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, यानी अब कोई भी जनसभा या रैली नहीं हो सकेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में धांधली करने के लिए पुलिस अफसरों की तैनाती को लेकर के नीतीश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से नहीं जीत सकती है। नीतीश कुमार चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से नहीं जीत सकते हैं, इसलिए जनादेश को चुराने की फिराक में है। इसी के मद्देनजर अपने मनचाहे पुलिस अफसरों की तैनाती चुनाव वाले इलाकों में करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक अफसर का नाम लेते हुए कहा कि इनकी तैनाती चुनाव में वोटों को इधर उधर करने के लिए हुई है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुई है। अफसर का नाम दिलीप कुमार झा है, जो कि पहले दरभंगा जिले में डीएसपी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी ऐसे अधिकारी को 3 साल से ज्यादा एक जगह पर पोस्टेड नहीं रखा जा सकता है, जबकि दिलीप कुमार झा को बिहार सरकार ने तकरीबन 4 साल से भी ज्यादा वक्त तक एक ही इलाके में रखा। फिर उसके बाद जब शिकायत की गई तो 9 सितंबर 2021 को गृह विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया दिलीप कुमार झा जो दरभंगा जिले के बिरौल में डीएसपी हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। नई पोस्टिंग उनको बगहा जिले में मिली है। लेकिन उसके बाद भी जब उपचुनाव हो रहे हैं तो जेडीयू ने अपने चहेते अधिकारी का इस्तेमाल
चुनाव जीतने की साजिश रचने के लिए किया है। दरअसल कुशेश्वर स्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिलीप कुमार झा की डेपुटेशन पोस्टिंग फिर से उसी इलाके में कर दी गई है जहां पर वो डीएसपी हुआ करते थे, जो कि साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर के डरे हुए हैं और चिंतित हैं। उपचुनाव उनके वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करेगा, साथ ही यह सवाल उनकी साख का है। यह सब कुछ तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिसके जवाब में जेडीयू की ओर से कहा गया कि तेजस्वी यादव के भीतर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, साथ ही अपने बीमार पिता का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। खैर, जो भी है, इस मामले को थोड़ा सा समझते हैं। अब इन 2 सीटों का चुनाव किसी से छुपा नहीं है, वो दोनों सीटें जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं और अगर जेडीयू किसी भी सूरत में हारती है तो सबसे पहला सवाल नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता पर होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार की सरकार अभी बनी है, जो चल रही है, उसको भी कृपा से बनी सरकार कहा गया था भाजपा ने समर्थन नहीं कृपांक दिया है, क्योंकि उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी राज्य की पार्टी थी, जबकि नीतीश कुमार काफी पीछे थे। उसके बावजूद भी पुराने साथ का हवाला दे करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बनाया गया था। लेकिन अब अगर ये दोनों सीटें नीतीश कुमार हार जाते हैं, भाजपा एनडीए हार जाती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मैजिक के खत्म होने पर पूरी तरह से मुहर लग जाएगी। इसके अलावा रही बात डीएसपी दिलीप कुमार झा की पोस्टिंग की, तो तेजस्वी यादव के मुताबिक ये तकरीबन 4 साल तक एक ही जगह पर पोस्टेड रहे, जबकि कानून कहता है कि 3 साल से ज्यादा वक्त तक कोई भी एक जगह पर पुलिस अधिकारी पोस्टेड नहीं रह सकता है। इनके बारे में हमने थोड़ा और छानबीन करी, जानने की कोशिश करी, तो पता चला दिलीप कुमार झा जब दरभंगा में डीएसपी थे, इस दौरान एक जांच हुई थी, उसके वो अधिकारी थे, उन पर लेकिन काफी गड़बड़ियों का आरोप लगा था, जिसके लिए उन पर चार्जशीट भी बनी थी और जांच भी हुई थी, जिनमें उन गड़बड़ियों को सत्य पाया गया था, जिसके लिए उनको जवाब तलब भी किया गया था। इसके अलावा उनके ऊपर ऐसा कोई खास आरोप नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में पक्षपात हो सकता है, तो ये चीज संज्ञान में लेने वाली है। कहीं लोकतंत्र के लिए जो खतरा बनने वाली चीज होती है, अधिकारियों को इस्तेमाल करने का, लगातार सत्ताधीशों पर आरोप लगता है कि वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मनचाहे अफसरों का, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी एहतियात बरतनी चाहिए कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग वो सत्ता हासिल करने के लिए ना करने लगे। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज का कानून का हिस्सा खास है, ये इंश्योरेंस कंपनियों के मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला है। जितेंद्रन बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब बीमा धारक मोटर दुर्घटना का शिकार होकर जीवन भर के लिए अक्षम हो जाता है, मतलब कोई भी काम करने के लायक नहीं रह जाता है और उसकी उपयोगिता केवल घर में एक जगह बैठे रहने तक सीमित रह जाती है, तो कमाई की क्षमता की भरपाई 100% तक की जानी चाहिए। यानी दुर्घटना के चलते अगर वो पूरी तरह से अक्षम हो जाता है या इतना अक्षम हो जाता है कि वो पैसे नहीं कमा सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसकी भरपाई 100% तक की जानी चाहिए। वो जितना कमा रहा था उसके एवज में बीमा कंपनियों और सरकार को मिल करके उसको मुआवजा देना चाहिए, जिसकी उसकी जिंदगी सही से चल सके। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे पीड़ितों के आत्मगौरव, जो कि उचित मुआवजा दे करके ही उनको वापस दिया जा सकता है, साथ ही उनकी जिंदगी को ढर्रे पर लाने के लिए एक वास्तविक प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए कि विकलांग रहने वाले व्यक्ति के विकलांग होने से जो आर्थिक नुकसान उसका होगा, उसकी सीमा के अनुपात को मानने का फैसला बदलना होगा। जिस केस के बारे में बात करते हुए अदालत ने यह कहा है, उसमें ऐसा था कि बीमा धारक बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार घायल हुए, लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आईं और तकरीबन 200 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहा। वो हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था और दुर्घटना के बाद तकरीबन 70% वो विकलांग हो चुका है। बीमा कंपनी का तर्क है कि विकलांगता के मद्देनजर जो मुआवजा दिया जाए वो 70% तक ही सीमित कर दिया जाए, क्योंकि वो 70% विकलांग हुआ है। तब कोर्ट ने कहा कि वो रोजमर्रा की गतिविधियां तक करने में अक्षम है, इसलिए उसे अपने जीवन भर में निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए 70% तक सीमित करने का तर्क नहीं दिया जा सकता जब उसकी कमाई की क्षमता शून्य हो गई है। ऐसी स्थिति में पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम सामाजिक कल्याण कानून की प्रकृति का है, इसके प्रावधान हैं स्पष्ट करते हैं जो कि मुआवजा उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
ना ही अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत ओशो की है। ओशो कहते हैं, सवाल ये नहीं कि कितना सीखा जा सकता है, कितना याद किया जा सकता है, उल्टे सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों को यह अद्भुत क्षमता दी गई है कि वो बीतते वक्त के साथ चीजें भूलते हुए चलते हैं, और ये भूलना उनकी सबसे खास बात है। अगर इंसान भूलना बंद कर दे तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी में भूलना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।